Students, today in my YouTube channel Sarda Classes, I am going to deal with the second chapter of Economics, class 10 series. Here we have sectors of the Indian economy. पहले चैप्टर जो डेवलपमेंट चैप्टर है उसका वीडियो मैंने पहले बना के आप लोगों के सहायतार्थ पोस्ट कर रखा है. यू कैन विजिट दैट वीडियो ऑल्सो. तो जब हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ इकोनॉमी एक शब्द आता है. इंडियन तो सब कोई जानते हैं, सेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, डिफरेंट एरियाज. लेकिन इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी? सबसे पहले हम इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि इकोनॉमी अ कंट्री सिस्टम ऑफ यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेल्थ. किसी देश की वो सारी प्रणाली, वो सारा सिस्टम जो उस देश के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है. और क्यों इस्तेमाल करने में लगा हुआ है? ताकि वो वेल्थ प्रोड्यूस कर सके. और वेल्थ मतलब वो चीज जिसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हो, जिसका पैसे में वैल्यू हो सके. इकोनॉमिक्स में उसको वेल्थ कहेंगे. तो अब सिस्टम की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने का सिस्टम, तो रिसोर्सेस नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल मैन मेड रिसोर्सेस भी हैं. लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं. लैंड का इस्तेमाल करके मनुष्य खेती करता है, मछली पालता है, मुर्गी पालता है, मवेशी पालता है और उनसे कुछ प्रोड्यूस करता है. उनसे गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, अनाज पैदा होते हैं. माइनिंग होती है तो उनसे मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करके मेटल्स निकलते हैं, या एनर्जी फ्यूल्स कोल और पेट्रोलियम निकलते हैं. तो ये सारे काम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हो रहे हैं. कुछ मैन मेड रिसोर्सेस की बात करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेस, हमने खेतों में एक किसान ने आलू पैदा किया, आलू वहां पे ट्रक गया सड़क से, सड़क मनुष्य ने बनाया लैंड पे, और सड़क से ट्रक उसके खेत में गया, खेत से वो आलू उस पर लादा गया और तब वो बाजार में लाया, बाजार में आलू बिका. हो सकता है बिकने के पहले आलू को किसान ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज में रखा, कोल्ड स्टोर्स में रखा. तो कोल्ड स्टोर्स मैन मेड रिसोर्स है, ट्रक मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन इनको यूटिलाइज किया गया क्या करने के लिए? मॉनेटरी टर्म्स में धन पैदा करने के लिए, धन कमाने के लिए. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और मैंने कहा कि वो सारी एक्टिविटी, वो सारा सिस्टम. इसी तरह से अगर मिनरल्स निकाले गए तो वो रिफाइनरीज में जाएंगे, रिफाइनिंग होगी उनकी, रिफाइन होने के बाद से प्योर मेटल मिलेगा. हो सकता है प्योर मेटल के रॉड बना के, शीट बना के बेच दिया जाए, या उन मेटल्स को किसी दूसरे फैक्ट्री में ले जाया गया, उससे मशीनें बनी, उससे कल पुर्जे बने, एंड देन दोज आर सोल्ड टू मार्केट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड देन सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. तो ये सारी एक्टिविटी जितने भी हो रही हैं, हर देश में हो रही हैं, इन सारे देशों, इन सारे एक्टिविटीज को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? उस देश की इकोनॉमी कहते हैं. आपको समझ में आया? अब आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. आप जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में दो तरह की एक्टिविटीज हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट जनरेट इनकम, एंड इनकम इन मॉनेटरी टर्म्स. इनकम किस चीज में? मॉनेटरी रूप में, उसके पैसे में वैल्यू हो सके. एक्टिविटी तो हम बहुत करते हैं. हम सुबह में जगते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, स्नान करते हैं, पढ़ने जाते हैं, उसके पहले पूजा करते हैं, वो सब एक्टिविटी है. जगना मॉनेटरी टर्म्स में उसका कोई वैल्यू नहीं. आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, लेकिन पैसे में इसका वैल्यू नहीं है. आप पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, आपको मन की शांति मिलती है, लेकिन उसका पैसे में वैल्यू नहीं है. तो ये एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहलाएंगे, दे आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेकिन एक किसान सुबह में जगता है, अपने खेतों में जाता है, हल चलाता है, हल चला करके वो बीज बोता है. वो किस लिए किया? क्योंकि बीज बोएगा तो कल को फल लगेंगे, फल बेच करके वो पैसा कमाएगा. तो देयर द फार्मर है कि इंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ गए? वो एक्टिविटीज जो हमें इनकम जनरेट करे, और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स मॉनेटरी टर्म्स, तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है.
अब जो हमारे आपके चैप्टर में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात है, तो इन्हीं सेक्टर्स की बात है। किसकी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया और उन ग्रुप को सेक्टर्स कहा गया। तो वो सारी एक्टिविटी जब हम चलते हैं सेक्टर्स में, 3 सेक्टर्स में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी और द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स all the activities involved in India to utilize the resources and produce wealth are classified into 3 classes, and they are termed as primary sector activities, secondary sector activities, tertiary sector activities. Let us come to primary sector activity first. Primary, प्राथमिक क्षेत्र. Why primary? Because the secondary, tertiary and all other sectors depend upon them. कैसे? पहले देखिए क्या है प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज आप नोट कर सकते हैं। यू शुड टेक आउट योर पेन्स एंड नोटबुक्स एंड नोट इट डाउन। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर। रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर। एक बात, दे यूज नेचुरल थिंग्स एज द इनपुट। उनमें उनके प्रोडक्शन में वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है वो जरूर नेचुरल रिसोर्स होता है। वो क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि एक किसान है, आलू लगाया खेत में, तो लैंड नेचुरल है, सॉइल नेचुरल रिसोर्स है, आलू का बीज लाएगा वो भी नेचुरल रिसोर्स है, कुछ मवेशी खाद डालेगा, मैन्यूर्स डालेगा वो भी नेचुरल रिसोर्स है, इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल करेगा वो भी नेचुरल रिसोर्स है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके वो पैदा क्या करेगा? आलू। अब आलू इज इटसेल्फ अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज यूज नेचुरल थिंग्स टू प्रोड्यूस गुड्स। दे आर रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर। जैसे वाटर में क्या? वाटर से भी, जैसे इंडियन ओशन से इंडिया मैंगनीज नोड्यूल्स निकालता है, वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। धरती के नीचे से माइनिंग करके कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, बॉक्साइट निकालते हैं, जो भी है, जो भी मिनरल्स की माइनिंग होती है, माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ कैटल, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। पानी में मछली पालना, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। मधुमक्खी पालना, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। आप समझ गए? इन सारे एक्टिविटीज को आप देखेंगे तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो भी नेचुरल रिसोर्स है। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी? सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which process, आप नोट कर लें, which process the products of primary sector। प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे प्रोसेसिंग करती है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स पे मशीनों और औजारों की सहायता से प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करके चेंज ऑफ फॉर्म होता है, फॉर्म बदल दिया जाता है। फॉर्म क्या होता है? बदल जाता है। किसान ने धान पैदा किया और मिल में गया, सेलर में गया, राइस मिल में गया और वहां पे उस धान का छिलका हटाया गया, मशीनों की सहायता से चावल बन गया, धान का रूप बदल गया। फ्लावर मिल में गेहूं ले गए और आटा बन गया, मैदा बन गया, सूजी बन गया, ये उसका रूप बदल गया। तो फॉर्म बदला कैसे? प्रोसेसिंग हुई, किसके सहायता से? मशीन्स और टूल्स की सहायता से फॉर्म बदला और मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, और पहले से उसका वैल्यू बढ़ा दिया गया, मोर वैल्यूएबल। तो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी समझ में आया? द एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग बाय मशीन्स एंड टूल्स एंड मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। ठीक, नाउ कमिंग टू टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है? टर्शियरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प the primary sector and secondary sector to produce goods।
लेकिन केवल यही नहीं, केवल इतना ही नहीं है। अब जैसे मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूं कि द सेक्टर विच हेल्प्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू प्रोड्यूस देयर गुड्स। जैसे प्राइमरी सेक्टर वाले किसान को बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, ट्रक चाहिए, कहीं से उसका बीज लाएगा, खाद लाएगा, उसके खेत में ले जाएगा। ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट टर्शियरी सेक्टर का एक एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन, वो इसको हेल्प करेगा। अब इसने क्या किया, किसान आलू पैदा किया, गेहूं पैदा किया, और वो पैदा करके खेत में तो नहीं रखेगा ना, सिर पे कितना ढोएगा, तो गाड़ियां चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, उससे ढो करके, तो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो आ गया प्राइमरी को हेल्प करे। अब यहाँ से ये ले जाएगा सेकेंडरी सेक्टर को देगा, तो सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रॉ मटेरियल पहुंचाया, प्रोसेसिंग हुई, गुड्स बन गए, प्रोडक्ट बन गया, अब उसको बाजार तक कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। तो इसमें मशीनें चाहिए, टूल्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकता है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो उसके पास पैसे ना हो, तो वो टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर है, तो बैंक से लोन लेगा, तो लोन लिया तो इसको स्थापित होने में मदद मिली, टर्शियरी सेक्टर ने सेकेंडरी को हेल्प किया। अब टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर ने सामान बना दिया और उसको ट्रांसपोर्टेशन में बाजार में पहुंचा दिया। फिर वहां टर्शियरी सेक्टर कौन, शॉपकीपर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे होलसेलर हो या रिटेलर हो, ये सारा ट्रेड एंड ट्रेड जो है that is a part of tertiary sector activity, that is a kind of tertiary sector activity. So tertiary sector activities help the primary sector as well as the secondary sector activity to produce good or to develop. Lekin there are many services which do not help this primary sector and secondary sector. For example, doctors, engineers, teachers, lawyers, all the government employees, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या बहुत सारे अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है समाज को चलाने के लिए। जो इंटरनेट की सुविधा है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। कम्युनिकेशन टर्शियरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। Now the next topic is comparing the three sectors. प्राइमरी सेक्टर समझ गया, सेकेंडरी टर्शियरी तीनों समझ गया, तो कंपेयर कैसे करें। बात आती है कि 3 सेक्टर्स हैं, देश बहुत बड़ा है, तो तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती होंगी। एक सेक्टर में ज्यादा वैल्यू की, ज्यादा अधिक अमाउंट में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और वो सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो 2 चीजों को ही ध्यान में रखा जाता है, प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन कितना प्रोडक्शन करता है और कौन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, दोनों ही मोस्ट वाइटल चीजें हैं। बात करते हैं प्रोडक्शन को कंपेयर करने की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत तरह की चीजें बहुत मात्रा में बन रही हैं, टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज। कैसे कंपेयर करें, कैसे काउंट करें, कैसे सबको इकट्ठा करें। रियली आप अगर सोच रहे हैं ऐसा तो सचमुच सही है, लेकिन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और दूसरे मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन में ये काम करती हैं कि अब जैसे हम कैसे कंपेयर करेंगे, किस मिल में, किस फैक्ट्री में कितना कांटी बना, कितनी कारें बनी, सबका कितना कितना वैल्यू, ऐसे तो जोड़ते रह जाएंगे, वेरी बिग टास्क। तो जब हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो जैसे हम एक एग्जांपल लें, प्राइमरी सेक्टर में किसी किसान ने गेहूं उपजाया 1000 किलो, 1000 kgs ऑफ व्हीट वर प्रोड्यूस्ड, वो 8 रुपए किलो के हिसाब से, 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है। तो यदि 1000 किलो गेहूं उपजाया, 10 रुपया किलो बेचा, तो 10,000 रुपए का प्रोडक्शन उसका हो गया। लेकिन क्या वो सारा गेहूं बेच देता है? तो फिर अगले साल क्या लगाएगा खेत में? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी तो किसान लगता है। सपोज कीजिए कि उसमें से 500 kg गेहूं बेच देता है,
वो गेहूं किसी फ्लावर मिल में गया, उस फ्लावर मिल वाले ने 500 किलो जो गेहूं खरीदा उसका आटा बनाया और आटा बना करके वो 300 केजी बाजार में बेच दिया और 200 केजी बिस्किट फैक्ट्री को बेच दिया। अब 200 किलो बिस्किट फैक्ट्री वाले के पास गया, तो 200 किलो बिस्किट फैक्ट्री वाले के पास गया तो 200 किलो से उसने चीनी और बाकी चीजें मिला करके 300 केजी 400 केजी उसने बिस्किट बनाया और तब वो बाजार में बेचा। तो हम देख रहे हैं कि फार्मर, फ्लावर मिल और बिस्किट फैक्ट्री, एक 1000 केजी, इसमें से 500 केजी इसके पास आया, इसमें से 200 केजी इसके पास आया। तो प्रोडक्शन कितने का हुआ है गेहूं का? 1000 केजी का। लेकिन अगर हम इसके फाइनल गुड्स के रूप में अगर इसके प्रोडक्शन को ही 1000 केजी मान लें, इसके प्रोडक्शन को 500 केजी मान लें, इसके प्रोडक्शन को 200 केजी मान लें, तब तो एक ही गेहूं 700 बार यहां भी आके ऐड हो गया 700 केजी। तो ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो मतलब कि फॉल्स डाटा देगा हमें। इसलिए किया जाता है कि वो गेहूं जो किसान ने अपने कंजम्पशन के लिए रखा 500 केजी, उसको उसका फाइनल गुड माना जाएगा। फाइनल गुड्स मीन्स द गुड्स विच रीच टू द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम होने के लिए तैयार हो जाती हैं और कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, उनको फाइनल गुड्स कहते हैं। और ये 500 हुआ तो इसमें 500 गेहूं यहां से आया तो 500 केजी क्या हो गया? ये हो गया फाइनल गुड और ये हो गया इंटरमीडिएट गुड। अब इस 500 केजी गेहूं में से 500 केजी आटा बनाया, 300 केजी इसने बेच दिया बाजार में, तो बाजार में बिका तो कंज्यूमर ले गया, रोटी बना के खाए, तो ये 300 केजी इसका फाइनल गुड और 200 केजी इसका इंटरमीडिएट गुड। फिर ये 300 केजी जो इंटरमीडिएट 200 केजी जो इंटरमीडिएट गुड है, इसमें फिर उसने मिला करके कुछ बनाया बिस्किट फैक्ट्री वाले ने, और जब बिस्किट बना के बेच दिया तो वो फाइनल गुड। तो 500 केजी 300 केजी और 200 केजी अब ऐड होगा तो टोटल 1000 केजी होगा। तो आपको यहाँ पे समझना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि द इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर used up in the production process. और फाइनल गुड्स वो है which are consumed by consumer. तो ये है फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स की बात हम जोड़ लेते हैं, सरकारें जोड़ती हैं। प्राइमरी सेक्टर के फाइनल गुड्स कितने हुए, सेकेंडरी सेक्टर के कितने हुए, टर्शियरी सेक्टर के कितने हुए, और तीनों ही सेक्टर के जो गुड्स प्रोड्यूस हुए, सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनके मॉनेटरी वैल्यू को ऐड किया जाता है। एक साल में एक देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज की जो सम टोटल है, उसको हम उस साल के लिए उस देश का जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन in terms of money of all the three sectors in a country within a year. ठीक है, एक साल में प्रोड्यूस हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के सारे गुड्स सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू के सम को हम जीडीपी कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो ये छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्या है। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हिस्ट्री में क्या कंपैरिजन, क्या अंतर आया, चेंजेस आए सेक्टर्स में, कि किसी भी देश के डेवलपमेंटल हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में ही लगे होंगे। टेक्नोलॉजी होगी नहीं, नए नए इन्वेंशन आविष्कार हुए नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो लोग खेती बाड़ी करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, माइनिंग करते होंगे, कुछ करते होंगे।
प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, लेकिन जैसे जैसे खेती के टेक्नोलॉजी, खेती में नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, इंप्रूवमेंट होने लगा, तो क्या हुआ कि अब वही किसान पहले से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो कुछ लोग अब पहले से ज्यादा भोजन एकत्रित होने लगा। अब कुछ लोग उसके परिवार के बाइंग एंड सेलिंग में लग गए, कुछ क्राफ्ट्समैन हो गए, कुछ ट्रेडर्स हो गए, कुछ कलाकार हो गए, अलग अलग एक्टिविटी में लोग काम करने लगे। धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से अब लोग सेकेंडरी सेक्टर में कुछ कुछ बनाने की तरफ बढ़े। जब नए नए आविष्कार होने शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी बढ़नी शुरू हो गई, तो एक दौर आया, हर देश के इतिहास में आप देखेंगे कि एक दौर आया जहां पे सेकेंडरी सेक्टर स्टार्टेड गेनिंग मोर मोमेंटम एंड सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। मेनी पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, लेकिन पिछले 100 वर्षों का इतिहास, ये 2020 है, पिछले 100 वर्षों का इतिहास यदि देखें हम, तो बड़ी तेजी से रैपिड ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर हैज टेकन प्लेस। आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि किस देश में कितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना डेवलप्ड है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन के कितने सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स कितने अच्छे अच्छे हैं, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है किस देश की। इस बात का ज्यादा वैल्यू बढ़ रहा है। आज लोगों को ज्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए, ज्यादा स्कूल्स चाहिए, ज्यादा होटल्स चाहिए, रेस्टोरेंट्स चाहिए, होटल्स रहने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें इतना ज्यादा बढ़ाते जा रही है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट रुक गया है ऐसा नहीं है, उनका डेवलपमेंट भी टर्शियरी सेक्टर को और बढ़ावा दे रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड growing importance of the tertiary sector. Till then, goodbye. Have a nice day.